गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इब्रार अली, सहायक अध्यापक श्री गणेशराम इंटर कॉलेज बटावली शाहपुर जौनपुर। आज हम लोग इंग्लिश क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5th पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ब क्या है? हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में। तो आज हम लोग वर्ब को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब का एक जो डेफिनेशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग टू डू आर टू बी अबाउट ए पर्सन आर थिंग। वर्ब वह है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहता है। दूसरी परिभाषा आप कह सकते हैं, ए वर्ब इज वर्ड विच shows someone, which shows some work। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ए वर्ब इज वर्ड, एक वर्ड जो होता है, क्रिया जो होती है, एक ऐसा शब्द है विच शोज जो दर्शाता है सम वर्क, काम, कुछ काम करने की दशा को दर्शाता है। इस तरह हम लोग जाने कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में किसी कार्य का होना या करना बताया जाए तो आपका वर्ब होता है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में जो कुछ करना या होना बताया जाए वही आपका वर्ब होता है। जैसे राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राम एक अखबार पढ़ रहा है। राम इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। राम एक अखबार पढ़ रहा है। यानी कि राम जो है व्यक्ति है। राम क्या है? व्यक्ति है और यह कार्य को कर रहा है। कार्य क्या कर रहा है? अखबार को पढ़ने का कार्य कर रहा है। अखबार को पढ़ने, यानी अखबार जो है यह राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। यानी कि अखबार पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। यानी कि आपको स्पष्ट है कि रीडिंग जो शब्द वर्ब है वह राम के कार्य को दर्शा रहा है। He learned his lesson। वह अपने पाठ को याद किया। वह क्या किया? वह अपने पाठ को याद किया। He learned his lesson। वह अपने पाठ को याद किया। इस तरह हम वर्ब के बारे में जाने कि वर्ब क्या है। अब जो है हम काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार का होता है, कि वर्ब के कैसे यूज होते हैं। आगे अब हम लोग इस चीज को देखेंगे। मूल रूप से वर्ब जो है दो प्रकार का होता है। मूलतः जो है वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को सीमित क्रिया कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को वह सीमित क्रिया कहते हैं। सीमित क्रिया वह क्रिया होती है जो अपने कर्ता से स्वतंत्र नहीं होती है बल्कि उसी के अनुरूप बदलती है। यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्ता के अनुसार ही बदले वह आपका सीमित क्रिया होती है, और वह क्रिया जो अपने कर्ता के अनुसार न बदले, अर्थात जो इस क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह आपका जो है नॉन फाइनाइट यानी असीमित क्रिया होती है। अब इसे हम विस्तार से देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। वर्ब जो है मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब। पहला है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट
वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम कहते हैं सीमित क्रिया। फाइनाइट वर्ब को हम कहते हैं सीमित क्रिया और नॉन फाइनाइट को कहते हैं असीमित क्रिया। असीमित क्रिया। इसी क्रिया को एब्सोल्यूट क्रिया बोली जाती है। इसी क्रिया को एब्सोल्यूट क्रिया बोला जाता है। यह स्वतंत्र क्रिया होती है, ये कर्ता से एकदम स्वतंत्र होता है, इसका कोई कर्ता का कोई भी प्रभाव इस क्रिया पर नहीं पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन के अनुसार बदल जाए वह फाइनाइट वर्ब होती है। वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन के अनुसार बदल जाए वह फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और असीमित क्रिया वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार न बदले वह आपका नॉन फाइनाइट होता है। वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार न बदले वह आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसीलिए मैंने इसे बताया कि एब्सोल्यूट वर्ब भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट वर्ब मीन्स फ्री वर्ब। आप दोनों को देख लीजिए, दोनों में डेफिनेशन मैंने बता दिया, दोनों में अंतर देख लीजिए। एक ही एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। He goes to school to read. He goes to school to read. They go to school to read. अब ध्यान दीजिएगा, दोनों वाक्यों में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों यूज हुआ है। He goes to school to read. They go to school to read. आप देखिए यहाँ पे ही है, ही के साथ यहाँ पे वर्ब गोज यूज हुआ है। यहाँ ही यूज हुआ है, कर्ता ही यूज है, तो कर्ता के अनुसार गोज वर्ब यूज हुआ है। और कर्ता यहाँ दूसरे वाक्य में दे यूज हुआ है, यहाँ पे गो यूज हुआ है। ही के साथ गोज और दे के साथ गो यूज हुआ है। आपने देख लिया कि यह कर्ता बदल गया तो क्रिया अपने आप बदल गई। ये कर्ता जैसे जैसे बदला क्रिया बदल गया। लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए, टू रीड। आप जानते हैं कि टू रीड जो है, टू किसी भी क्रिया के पहले टू लगा देने से इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट का ही पार्ट होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ही करता था तब भी टू रीड ही लिखा गया, और यहाँ पर दे करता हुआ तब भी टू रीड ही लिखा गया। अब देख लीजिए यहाँ पे कर्ता के बदल जाने का कोई प्रभाव इस क्रिया पर नहीं पड़ा, लेकिन इस क्रिया पर पड़ा है। तो जिस क्रिया पर कर्ता के बदल जाने का प्रभाव पड़ता है वही आपका फाइनाइट वर्ब होता है। जिस क्रिया पर कर्ता के बदल जाने का प्रभाव नहीं पड़ता वही आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब दोनों वर्ब में हम एक एक वर्ब को जाने, दोनों वर्ब में हम एक एक वर्ब को जाने कि जैसे पहला है फाइनाइट वर्ब, जैसा कि मैंने बताया पहला है फाइनाइट वर्ब।
इसको मैंने बता दिया पहले, ये सीमित क्रिया है। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब मैंने बताया सीमित क्रिया है। तो अब इस सीमित क्रिया की डेफिनेशन को भी मैंने बता दिया और एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझा भी दिया। अब आप इसमें देखिए कि फाइनाइट वर्ब में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आपका हाई स्कूल के चैप्टर में आप देखे होंगे 4 प्रकार के वर्ब का यूज हुआ है, यानी कि आपको बताया गया कि वर्ब 4 प्रकार का होता है। तो वे वर्ब जो 4 प्रकार के हैं वे आपके फाइनाइट वर्ब ही है, वे आपके फाइनाइट वर्ब ही है। तो वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है इसलिए जो है 4 प्रकार का होता है। फाइनाइट वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? 4। जब इसके 4 पार्ट हैं, पहला पार्ट है वो देख लीजिए, पहला पार्ट है, इसे आप इसको ये भी करके देख लीजिए। पहला पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा बी पार्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपका सी पार्ट है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब इसी में आप देख लीजिए यहाँ पे अलग से डी पार्ट आपका है, जो डी पार्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? आप ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं और लिंकिंग वर्ब को आप संयोजक क्रिया कहते हैं, संयोजक क्रिया कहते हैं। आपका टी है यानी कि चौथा पार्ट है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो आप देखिए फाइनाइट वर्ब के 4 पार्ट हैं और मूलतः चारों पार्ट आपके कोर्स में अवेलेबल है। आपके कोर्स में जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये 4 ही हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। आप देखेंगे यही ऑक्सिलरी वर्ब को 2 पार्ट में आगे बांटा गया है और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। तो हम इसको क्रमशः एक एक पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम नॉन फाइनाइट के बारे में भी जान लेते हैं कि नॉन फाइनाइट के कितने भाग होते हैं। उसके बाद हम फाइनाइट पार्ट के चारों भाग को एक एक करके देखेंगे और इसको पूरा होने के बाद हम नॉन फाइनाइट के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, पहले फाइनाइट वर्ब के ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है मूलतः 3। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है मूलतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव, पहला है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। पहला क्या है? इन्फिनिटिव। इसको हम कहते हैं कि क्रियावाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। दूसरा है जीरन, दूसरा है जीरन, इसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, इसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, जिसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थर्ड है पार्टिसिपल, 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 जिसको कहते हैं हिंदी में कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत। तो क्रियावाचक संज्ञा जो है आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद हम नॉन फाइनाइट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है फाइनाइट वर्ब, जो क्रिया है यह है आपका
किसी भी क्रिया के पहले टू लगा देने से इन्फिनिटिव बन जाता है। कोई भी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसके पहले टू लगा देने से, यानी कि जब भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो इसका मतलब है वह इन्फिनिटिव ही होता है। वह क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव। और इसकी खासियत है, जब इस इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ निकालेंगे आप, जब इस इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इसके अंत में ना नी ने अवश्य आएगा। इसके अंत में ना नी ने अवश्य आएगा, या ना आए या नी आए या नहीं आए। जैसे टू रीड का अर्थ होगा पढ़ना, टू प्ले का अर्थ होगा खेलना, ठीक है। टू राइट का अर्थ होगा लिखना। तो ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बराबर इन्फिनिटिव होता है। इसी तरह अब हम लोग फिर देखिए अपने मूल टॉपिक पाते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जैसा कि मैंने बता दिया पहले, फाइनाइट वर्ब हैज 4 पार्ट्स: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब हम एट फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने पहले बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब होता है सकर्मक क्रिया, मीन्स ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, अर्थात वह वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपने अर्थ को पूर्ण न कर पाए। वह वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के या बिना कर्म के अपने अर्थ को, अपने भाव को पूर्ण करने में असमर्थ होता है, वही आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि हम जान गए कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है। मीन्स ए वर्ब which has a object, which object या any object, a verb which has object, एक वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, is called transitive verb, is called transitive verb, called transitive verb। ये वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है, मीन्स आप कह सकते हैं ए वर्ब which used with any object is called transitive verb। फिर से देख लीजिएगा, ए वर्ब which is used with object or any object is called transitive verb। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी ऐसा वर्ब जो किसी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है, ऐसा वर्ब जो किसी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है, वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, वो आपका सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से देख लीजिएगा, ए वर्ब विच इज यूज्ड विथ ए ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, जैसे हम देख लें यहां पे he reads a novel, he reads a novel, he reads a novel, he reads a novel। तो यहाँ पे देखिए वर्ब रीड्स है और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, दूसरा है इंट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं।
ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता न हो, अर्थात बिना कर्म के भी अपने अर्थ को पूर्ण कर ले, अपने भाव को पूर्ण कर ले, वह आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। फिर से देख लीजिएगा, ए वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ए वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट इट्स सेंस और मीनिंग। वह वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के प्रयुक्त होता है और अपने अर्थ या भाव को पूर्ण कर लेता है, वह आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है उसको ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है नेसेसरी नहीं है उसके लिए। जैसे he goes, he goes, he goes, he beat, he beat, he laugh, he laugh। आप देखिए, he laughed loudly, he wept loudly, he goes, he weeps, he laughs, sorry, he weeps, he laughs। तो वह हंसता है, वह रोता है, वह जाता है। अगर हम इसको लिखें, he wept loudly, वह जोर से रोता है। he walks slowly, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। यानी कि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इंट्रांसिटिव वर्ब के पास किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के पास किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और अब हम देखते हैं इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब में अंतर। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आपको पहले ओरल देख लीजिए कि ट्रांसिटिव वर्ब को मैंने पहले बताया कि वर्ब ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब को मैंने बताया कि ऐसा वर्ब जिसे इंट्रांसिटिव वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि जो वर्ब है, जो वर्ब हो अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है तो आप स्पष्ट रूप से कहिए वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं प्रयुक्त हुआ है तो आप कैसे दीजिए कि इंट्रांसिटिव वर्ब है। दोनों में अंतर देख लीजिएगा। जब किसी क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर, किसी क्रिया के पहले क्या, केवल क्या, ऐसा नहीं कोई और भी प्रश्नवाची शब्द यूज करेंगे, केवल क्या। जब किसी क्रिया के पहले केवल क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले या मिलने की संभावना, उत्तर मिले तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो मिलने की संभावना होनी चाहिए। अगर उत्तर मिलने की संभावना बन रहा है तो वह क्लियर जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, और यदि उत्तर न मिले और न ही मिलने की संभावना हो वह आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। फिर से समझ लीजिएगा कि यदि किसी भी क्रिया के पहले क्या प्रश्न करने पर, केवल क्या, ऐसा नहीं कि कौन कैसे, ये सब नहीं, केवल क्या। जब किसी क्रिया में क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा हो या उत्तर मिलने की संभावना होती है तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होता है। यदि उत्तर नहीं मिल रहा है और न ही मिलने की संभावना हो वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। यही देख लीजिए, जैसे he reads a book, वह एक किताब को पढ़ता है, कि he reads a book यानी वह किताब पढ़ता है या वह किताब पढ़ता है। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिएगा, कहीं कहीं किताबों में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करा देते हैं। जैसे कहते हैं यहाँ पे इसको तो रीड्स है और रीड्स के बाद वो ऑब्जेक्ट आया है, इसको मानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब है और ये है भी ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन अगर यहीं पे ही रीड्स हो जाए और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसको इंट्रांसिटिव वर्ब मान लेते हैं, जो कि गलत है। इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं माना जा सकता, क्योंकि रीड्स जो वर्ब है, मैंने पहले बताया कि रीड्स वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, नहीं है, ये ट्रांसिटिव वर्ब भी है। कैसे है
कि अब इस क्रिया के पहले क्या प्रश्न करिए, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उत्तर मिलने की संभावना है। अगर कोई पढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलने की संभावना, किताब पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है, तभी तो वो कहा जा रहा है कि वो पढ़ता है। कुछ पढ़ रहा है तभी तो कहा जा रहा है पढ़ता है। इसलिए यह वह रीड्स, वह ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो यहाँ पे भी है इंट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांसिटिव। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूं ही गोज, ही गोज, ही गोज, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। आपने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे है? इस क्रिया के पहले क्या प्रश्न कर लीजिए, क्या प्रश्न करिए, क्या जाता है, उत्तर मिलेगा। क्या जाता है, वह नहीं जाता है। कौन जाता है तब वह उत्तर होगा, कौन जाता है तब उत्तर होगा, क्या जाता है वह उत्तर नहीं होगा। क्या जाता है, क्या जाता है, जब हम पूछे कौन जाता है तब तो उत्तर मिलेगा वह, लेकिन अगर पूछा जा रहा है क्या जा रहा है, कुछ उत्तर मिल रहा है। हाँ, अगर पूछे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उत्तर मिलेगा, लेकिन क्या जाता है उत्तर नहीं मिलेगा। ही वीप्स, ही वीप्स, वह रोता है, क्या रोता है, उत्तर नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। क्यों रोता है, मिलेगा, कहाँ रोता है, मिलेगा, कैसे रोता है, मिलेगा, कैसे रोता है, लिख दीजिए। ही वीप्स लाउडली, ही वेप्ट लाउडली, वह जोर से रोया, और जो जो रो रहा है, तो जोर से रोया, ही वेप्ट लाउडली। तो यहाँ आप देखिए क्या रोता है, उत्तर नहीं मिलेगा। ही लाफ्स, ही लाफ्स, ही लाफ्स, वह हंसता है, ही लाफ्स, वह हंसता है, क्या हंसता है, उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह दौड़ता है, ही रन्स, क्या दौड़ता है, नहीं मिलेगा। कौन दौड़ता है, मिलेगा। तो इस तरह जो है हमने देखा कि इंट्रांसिटिव वर्ब में गो हो गया, लाफ हो गया, क्राई हो गया, वीप हो गया, रन हो गया, ईटीसी आपका जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। इससे जानने में हमको कंपटीशन में जो है, कंपटीशन में आराम होगा। जैसे कंपटीशन की एग्जाम में बैठेंगे, अगर वहां पे पूछ ले कि जैसे कि चूज द ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, जैसे दे दे चूज द ट्रांसिटिव वर्ब, चूज द ट्रांसिटिव वर्ब, चूज द ट्रांसिटिव वर्ब। तो अब यहां पे दे दे पहले ऑप्शन में रीड, पहले ऑप्शन में रीड दे दे, दूसरे ऑप्शन में गो दे दे, तीसरे ऑप्शन में रन दे दे, चौथे ऑप्शन में जो है क्राई दे दे। तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब? तो मैंने बता कि जो इसका अंतर है, डिफरेंस है, क्या प्रश्न कर लीजिए, क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल रहा है तो ठीक है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। रीड पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो यहाँ उत्तर मिलने की संभावना है। पढ़ता है यानी किताब पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, मैगजीन पढ़ रहा होगा, उत्तर मिलने की संभावना बन रहा है। लेकिन गो जाता है, क्या जाता है, नहीं मिल रहा है। रन दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं मिल रहा है। क्राई क्या चिल्लाता है, नहीं मिल रहा है। तो आपका ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये तीनों आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, रीड आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, और चूज द ट्रांसिटिव वर्ब, तो आपका रीड जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। तो आज हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया क्या है, संयोजक क्रिया क्या है?
ऐसी क्रिया जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करती है। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि ऐसी क्रिया जो नाउन या प्रोनाउन को किसी नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करता है। किसी नाउन ऐसी क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वह आपका क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। वह आपका लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया, वह आपका लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया होती है। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब देख लीजिए क्या क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ब में जो होता है मुख्य रूप से इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वेयर होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है। ये आपका लिंकिंग वर्ब, ये आपका लिंकिंग वर्ब, ये आपके लिंकिंग वर्ब है। जैसे देख लीजिए आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। आपने देखा आई प्रोनाउन है और डॉक्टर नाउन है। अब प्रोनाउन को नाउन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एम कर रहा है। तो मैं डॉक्टर हूं। राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। देखिए राम भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज। इसलिए आपका क्या है? ये लिंकिंग वर्ब। ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब वह प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यानी कि प्रोनाउन को एडजेक्टिव से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज। इसलिए इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। राम इज हैंडसम, राम इज हैंडसम, राम इज हैंडसम। आप देख लीजिए ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, राम को एडजेक्टिव से जोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे ही कर देंगे, ही इज हैंडसम, तो यहाँ प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो जो परिभाषा मैंने लिखा कि मैंने बताया कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव यानी से नहीं किसी नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ने का जब काम करता है तो आपका लिंकिंग वर्ब होता है। कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, कभी कभी कंफ्यूजन। जैसे यहाँ पे इज एम आर मैंने लिख दिया, तो आप देख लीजिएगा इसमें भी कभी कभी यही इस हेल्पिंग वर्ब भी होता है और यही इसको मैंने लिंकिंग वर्ब बता दिया। तो कभी कभी स्थिति बदल जाती है, तो इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड जो है ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर कैसा है? अंतर देख लीजिएगा, दोनों में अंतर देख लीजिएगा। जैसे राम इज ड्रिंकिंग, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क। राम जो है क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। राम क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राम दूध पी रहा है। क्या कर रहा है? राम दूध पी रहा है। तो आपने देखा राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राम दूध पी रहा है, तो यहाँ पे इज आया है और मैं यहीं पे लिख दूं राम इज ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। यहां पर इज आया है, दोनों जगह इज आया है,
यहाँ पर नीचे वाला राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय में, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय में आप देखिए इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क में राम इज जो है वो आपका क्या है, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क में हेल्पिंग वर्ब। तो आपको मैं दोनों में बहुत सामान्य अंतर बता दे रहा हूं। जब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद, जब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के तुरंत बाद कोई वर्ब आए, वर्ब चाहे जिस फॉर्म में, थर्ड फर्स्ट आईएनजी फॉर्म जिस फॉर्म में उसने मतलब वर्ब आना चाहिए। यदि वर्ब आ रहा है तो ये क्या हो जाते हैं, लिंकिंग सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। यानी कि जब किसी इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद वर्ब आए तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाते हैं, और जब किसी इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद कोई नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो ये आपका लिंकिंग वर्ब हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? अब आप देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अब आप देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब इसकी डेफिनेशन है ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होकर के टेंस का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती हैं, वही आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होकर के टेंस के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, वही आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मैंने बताया कि जब किसी वर्ब, कोई मेन वर्ब हो, मेन वर्ब के पहले जब कोई इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड विल से कैन कुड मे माइट आर टू यूज टू ये सब आ जाए तो आपका वह ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो टेंस के निर्माण करने में सहायता प्रदान करती हैं वो आपका सहायक क्रिया होती है। तो ये दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, जैसे राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो आप देखिए इज जो है वर्ब के पहले प्रयुक्त हुआ इसलिए यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब हो। और राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल। अब देखिए गो के पहले विल शब्द यूज हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन दोनों भी वर्ब में अंतर है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये मॉडल ऑक्सिलरी। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी और विद मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब को हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। आज के लिए इतना, दैट्स ऑल।